सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और कैसे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आता है, मेनली उसके बारे में बात करेंगे। और जो अप्रोच हमारी रहेगी वो अ, हम एनसेम्बल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे यहाँ पर। एक बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है कि अगर हमारे पास द आउटलाइन क्या है हमारे पास, अगर हम आउटलाइन करने की कोशिश करें। आउटलाइन है कि हमारे पास यहाँ पर एनर्जी लेवल्स हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास क्वांटम एनर्जी लेवल्स हैं, तो ये यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि एज्यूमिंग क्वांटम एनर्जी लेवल्स। और क्वांटम एनर्जी लेवल्स के बिना तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, इसलिए क्वांटम एनर्जी लेवल्स अब एक ट्रुथ है। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेटेस्ट से हमारे पास ये एक एनर्जी लेवल है जिसे हम बोल रहे हैं एप्सिलॉन वन। ओके, इस एप्सिलॉन वन एनर्जी लेवल के पास हम डीजेनरेसी भी जोड़ रहे हैं। अब ये डीजेनरेसी क्या है? हमारे पास इसी एप्सिलॉन वन के होने के लिए लेटेस्ट से हमारे पास ये सिंगल एनर्जी लेवल नहीं है, रादर ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है। लेकिन इन एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी है वो सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का एनर्जी, सॉरी, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका एनर्जी सेम हो। यहाँ पे हम ये क्लेम कर रहे हैं। तो लेटेस्ट से इसकी डीजेनरेसी एप्सिलॉन वन एनर्जी लेवल जो है उसकी डीजेनरेसी जी वन है। और ये लिटरेचर में आपको बहुत कॉमन मिलेगा। इसी तरीके से हमारे पास लेटेस्ट से एप्सिलॉन टू है और अगेन उसकी जो डीजेनरेसी है वो जी टू है। अगर इसका आपको एग्जाम्पल चाहिए कि डीजेनरेसी का, तो आप हाइड्रोजन एटम की कल्पना कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम में अगर आप देखें तो हमारे पास लेटेस्ट से एन इज टू टू के लिए आपके पास एल जो है वो -222 होगा, करेक्ट। और फिर इसके लिए फर्दर हमारे पास एम एल की वैल्यूज आएंगी। और यहाँ पे शायद मैं गलत बोल गया, एल जो है वो 0,1 होगा। और एम एल जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो के लिए तो ज़ीरो होगा, और -1 ज़ीरो और वन वन के लिए। तो इतने कॉम्बिनेशंस आपके पास बन सकते हैं सेम एनर्जी लेवल एन एस टू टू के लिए, क्योंकि एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की होती है वो होती है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो एक ही एन के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है यही आपकी डीजनरेसी बताती है। तो यहाँ से आई होप आपको डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और डीजनरेसी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में भी, इसीलिए हमें डीजनरेसी इन जनरल हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपके पास एप्सिलॉन थ्री लेटेस्ट एनर्जी लेवल होगा जिसका डीजनरेसी अगेन जी3 होगा, एंड सो ऑन। ओके, कितने भी एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं थ्योरेटिकली, आपके पास इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें बात समझ में आती है तो फिर अब हम क्या एज्यूम कर सकते हैं। अब लेटेस्ट से हमें नहीं पता कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता एनर्जी के हिसाब से कि अगर मेरे पास एनर्जी लेवल एप्सिलॉन वन है तो इसमें कितने पार्टिकल्स के पास, अगर लेटेस्ट से मेरे पास टोटल पार्टिकल फिक्स है, लेटेस्ट से टोटल पार्टिकल्स फिक्स है, टोटल पार्टिकल्स कस टू अगर आपके पास एन है, और ऑल्सो हमें पता है कि एनर्जी भी फिक्स है। ओके, फिक्स्ड टोटल एनर्जी। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी टोटल एनर्जी हमें पता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रखी हुई एक गैस कंटेनर की। लेटेस्ट यहाँ पे ये गैस कंटेनर है, ठीक है। इसमें जो इसके एटम्स होंगे वो इधर उधर अपनी वेलोसिटी से भाग रहे होंगे, और यहाँ पर इनकी टेम्परेचर इनका फिक्स होगा। तो वहाँ से आप इनकी मीन काइनेटिक एनर्जी को लेटेस्ट से सिर्फ ट्रांसलेशनल अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 kBT लिख सकते हैं। इस तरीके की हम चीज़ देख रहे हैं। तो फिक्स टोटल एनर्जी हमें पता है यहाँ पर। तो ये दो कंस्टेंट हम लेके चल रहे हैं कि एनर्जी टोटल ई पता है हमें और एन पता है। ये दो चीज़ें हमें पता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे हैं कि गिवन ये दो चीज़ें पता हो तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो हम एज्यूम करेंगे कि एप्सिलॉन वन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल एन वन होगा। तो यहाँ पे हम एक और लगाते हैं कि अगर डीजनरेसी वन है तो हम ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें एन वन होगा, इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि एन टू होगा, इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि एन थ्री होगा, एंड सो ऑन। ओके, तो अगर ऐसा है तो फिर अब हम यहाँ पर एंट्रोपी इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों एंट्रोपी इंट्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर अब ये निकालने वाले हैं कि भाई गिवन टोटल एनर्जी ई और नंबर ऑफ पार्टिकल एन के लिए, ओके,
गिवन पोटेंशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं। तो एंट्रोपी क्या है, इज जस्ट टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेटेस्ट से मेरे पास एक सेट बना लेते हैं जिसमें मेरे पास n1 n2 n3, लेटेस्ट से मैं प्राइम यहाँ जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं वन जोड़ रहा हूँ, ओके, वन वन एंड सो ऑन। एक दूसरा सेट हो सकता है जिसमें कि n1 टू n2 टू एंड सो ऑन। एक तीसरा सेट हो सकता है, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं। हमें ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा वाला सेट एग्जैक्टली ट्रू है, ये वाला सच है कि ये वाला सच है, या फिर कौन सा वाला है, कौन से वाले n1 और n2 एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर अपने अपने एनर्जी लेवल्स में। हमें ये चीज़ पता लगानी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं, ओके। उन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में हम मैक्सिमाइज उसको करें, और फिर हम मैक्सिमाइज करें लेकिन इन दोनों कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए, इस कंस्ट्रेंट को, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, टोटल एनर्जी को फिक्स करते हुए। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट को रखते हुए अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को मैक्सिमाइज करते हैं, तो वो हमें दे देगा कि आखिर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी के हिसाब से इन पार्टिकल्स का, ओके। तो एंट्रोपी एग्जैक्टली इसी के लिए डिफाइन की जाती है। सो एंट्रोपी ट्रेडिशनली जो हमारे पास है, के बी लॉग ओमेगा, ओके। तो ये जो एंट्रोपी है, ये इन जनरल हम बोल सकते हैं ट्रू है, ओके, फॉर इक्विलिब्रियम, राइट। तो फॉर इक्विलिब्रियम दिस इज ट्रू। एक गिब्स एंट्रोपी भी होती है जो कि और जनरल स्टेटमेंट इसका, लेकिन हम गिब्स एंट्रोपी में अभी नहीं जाते, ओके। सो आप ये डेफिनेशन पकड़ के चलिए कि एंट्रोपी हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, और जो फिजिकल मीनिंग है उसका बस इतना है कि ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को ही, या ऐसे बोले कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को ये ट्रेस करता है। ये ओमेगा जो है, ये जो ओमेगा है, ये है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो गिवन, तो बेसिकली यहाँ पर जो लॉजिक है वो ये है कि कौन सी मैक्रो स्टेट डोमिनेट करेगी, वो वाली मैक्रो स्टेट डोमिनेट करे। तो मैक्रो स्टेट क्या है, मैक्रो स्टेट है ये। तो मैक्रो स्टेट अगर मैं डिफाइन करूँ, तो हमारे पास ये n1 n2 एंड सो ऑन, ये है, ओके। कौन सी वाली मैक्रो स्टेट डोमिनेट करेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी कौन कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स किसके लिए मैक्सिमाइज हो रही है, ओके। सो अगर एस, तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली एस को मैक्सिमाइज करना है। सो वी वांट टू मैक्सिमाइज एस, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ओमेगा पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो अब आप देखिए, हमें ओमेगा पता करना है, तो अब बेसिकली ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, ओके। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम ये कैसे है कि भाई हमारे पास टोटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमें चॉइस करने हैं, हमें सेलेक्ट करने हैं n1 n2 n3 एंड सो ऑन, अपने अपने रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स में। अब ये n1 n2 n3 क्या है एग्जैक्टली फंक्शन हमें नहीं पता, लेकिन हम मान रहे हैं कि लेटेस्ट से एप्सिलॉन 1 में n1 होगा और सेकंड एनर्जी लेवल में n2 होगा एंड सो ऑन, ओके, विद देयर रिस्पेक्टिव डीजेनरेसीज। तो शुरू अगर हम करें तो हम ये देख सकते हैं कि पहला वाला लेवल उठाएं, लेटेस्ट हम पहला वाला लेवल उठा रहे हैं एप्सिलॉन 1 वाला। तो इसमें टोटल एनर्जी लेवल जो है, मतलब सॉरी, टोटल जो डीजेनरेसी है वो g1 है। तो इस टोटल n में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं n1 पार्टिकल्स। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर, ओके। इन टोटल n में से हम इतने n1 के ग्रुप्स बना सकते हैं, n1 पार्टिकल्स के इतने टोटल ग्रुप्स बन सकते हैं, ओके। अब ये ग्रुप तो बन गए, लेकिन अब ये जो n1 पार्टिकल्स है, ये जो n1 पार्टिकल्स हैं, ये इस जीवन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हर एक पार्टिकल पे कोई भी यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर डिजेनरेसी एक पर्टिकुलर लेवल पे ही बैठेगा। कोई भी पार्टिकल किसी भी लेवल पे बैठ सकता है, ओके। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है जैसे हम बोलते हैं पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा, कि जहाँ पे वेव फंक्शंस ओवरलैप नहीं कर सकते, जहाँ पे आप सेम क्वांटम नंबर्स की चीज़ें लिख सकते, वो दिक्कतें नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लासिकली ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है, तो हर एक पार्टिकल, यानी कि पहला पार्टिकल भी जीवन पे बैठेगा, दूसरा पार्टिकल भी जीवन पे दूसरा पार्टिकल भी जीवन जीवन पर मतलब क्या है कि पहले पार्टिकल पे भी चॉइस है कि वो जीवन तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, किसी भी जीवन पे बैठ सकता है। दूसरे पार्टिकल पे भी यही है कि वो किसी भी जीवन पे बैठ सकता है।
तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता जाएगा n1 टाइम्स। तो फाइनली आपको जो पहला जो मिलेगा वो मिलेगा NCN1 G1 to the power n1। ये हो गया पहले के लिए। लेकिन अब फिर दूसरे के लिए क्या होगा? अब दूसरे के लिए आप देखिए, अब आपके पास n1 तो चले गए, ओके। अब आपके पास चॉइस करने को क्या बचा है? n-n1, राइट? n-n1, और इसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं n2 पार्टिकल्स। तो जो दूसरा एनर्जी लेवल है एप्सिलॉन 2, इसमें आपको जी टू डिजनरेसी है जिनके पास। अब इन में आपको G2 यहाँ पे डिजनरेसी है, तो फिर ये कितने नंबर बेस से आप जाएंगे? तो n-n1 यानी कि जो बचे हुए हैं उसमें से n2 आपने सेलेक्ट किया, और अगेन G2 to the power n2। और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा आपका? आपके पास बचेगा n-n1 माइनस n2, और ये हो गया, ये हो गया अभी बचे हुए। और अब थर्ड एनर्जी लेवल पे जो है उसमें आपके पास है टोटल n3। तो n-n1 - n2 CN3 इंटू G3 to the power n3 एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पर इस तरीके से पूरा चलता जाएगा। तो अगर हम इसका जनरल पैटर्न पकड़े सॉल्व करने को देखें, तो ये है हमारे पास ओमेगा की एक्सप्रेशन। तो ओमेगा यहाँ से क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n-n1 फैक्टोरियल एंड n1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया पहला। सेकंड वाले में देखेंगे तो n-n1 फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल एंड n-n1 माइनस n2 फैक्टोरियल इनटू, अब ये वाला देखेंगे तो n-n1 माइनस n2 फैक्टोरियल अपॉन, ओके या, सो n-n1 माइनस n2 माइनस n3 फैक्टोरियल इनटू n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ से एक जनरल पैटर्न ये दिख रहा है कि अगर आप देखें तो ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, इस तरीके से सक्सेशन में कैंसिल होते जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास ओमेगा बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है जिस तरीके से हम n पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके। तो अब इसके बाद s जो होगा वो है kb log ओमेगा। तो यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। सो यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। अभी स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या है? सो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके पास आप लेते हैं कोई लॉग ऑफ लेट्स से सम p फैक्टोरियल, जहाँ पे p एक बड़ा ग्रेट फॉर लाइक p लार्जर, ओके। अभी लार्जर तो रिलेटिव शब्द है, तो अगेन वो अप्रोक्सीमेशन का एरर उसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि एप्लीकेशन क्या है। लेकिन जिस रेंज में हम काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा है जो कि नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स में होता है, ठीक है। हम जो थर्मोडायनेमिक हम यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगा रहे हैं उसमें हम हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगा रहे हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेशन हम वैलिड बोल सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल जो अप्रोक्सीमेशन है वो क्या है कि ये हम लिख सकते हैं p log p माइनस p। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ओके। अप्रोक्सीमेशन है बस। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे n फैक्टोरियल्स हैं और ये अप्रोक्सीमेशन बहुत हैंडी आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, जब हम एस को एस बाई के बी लेटर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? लॉग ऑफ n1 n फैक्टोरियल माइनस समेशन ऑन आई एंड लॉग ऑफ n आई फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर लॉग में वो सारे सम में हो जाएंगे। तो अगर हम एस बाई के बी यहाँ से निकालें तो ये होगा n log n माइनस n माइनस समेशन ऑन आई एंड अगेन ni log ni माइनस एन आई, और ये पूरा पूरा समेशन के अंदर, ओके। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला सम है, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो सिंस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनना चाहिए एन आई पे समेशन का, तो वो अल्टीमेटली एन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एस बाई के बी टू बी समथिंग एन लॉग एन माइनस समेशन एन आई लॉग एन आई। ये हमारे पास एंट्रोपी आ गई। अब हमें मैक्सिमाइज करना है, तो नेक्स्ट स्टेप टू मैक्सिमाइज दिस एंट्रोपी।
क्यों मैक्सिमाइज कर रहे हैं? अगर हम फिर से एम्फेसाइज करें कि आखिर हम एंट्रोपी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम क्यों उस चीज़ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो अगर आप देखें हम एंट्रोपी जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है, हम ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल में एन वन बैठा है, अगले में एन टू बैठा है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम एक डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर रहे हैं और ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है। तो इट मेक सेंस अगर हम वो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को मैक्सिमाइज करें विद गिवन कंस्ट्रेंट्स। ओके, सो गिवन कंस्ट्रेंट्स क्या है? अब हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट, पहला कंस्ट्रेंट है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है हमारे पास। सो उसका मतलब हुआ है एन आई इज एन, समेशन ऑन एन आई इज इक्वल टू एन। ये हो गया पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट है तो ये हो गया फिक्स पार्टिकल कंस्ट्रेंट, जो हम शुरू में लेके चले थे। दूसरा कंस्ट्रेंट है एनर्जी का। तो वो कंस्टेंट हम कैसे लगाएंगे? जाहिर सी बात है कि पहले वाले में अगर एप्सिलॉन वन है और उस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन वन है, दूसरे पे एप्सिलॉन टू एनर्जी है और उसमें एन टू है, तो जाहिर सी बात है कि एन आई एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू ई। ये हो गया फिक्स्ड एनर्जी का कंस्टेंट। ओके, अब हमें मैक्सिमाइज करना है यूजिंग दिस कंस्ट्रेंट्स। तो जब भी हमें किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है यूजिंग कंस्ट्रेंट्स, तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। तो इस मेथड में बेसिकली हम करते क्या हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, ओके, जैसे हमें लेटर से मेन फंक्शन है जिस इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, ओके, बट देन हमारे पास लेटर से टू कंस्टेंट्स हैं और मोर देन टू कंस्टेंट। लेटर से हमारे पास कैपिटल कैपिटल एन नंबर ऑफ कंस्टेंट इक्वेशन है, जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि जी वन एक्स इजक्वल टू ज़ीरो, जी टू एक्स इजक्वल टू ज़ीरो। तो हमें ये मैक्सिमाइज करना है ये ध्यान में रखते हुए कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रीली मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता, कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन। जी थ्री इजक्वल टू एंड सो ऑन, जी एन इजक्वल टू ज़ीरो। तो इसका तरीका कैसे है कि हम एक फंक्शन जो है, नया फंक्शन हम जो बनाते हैं उसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि एफ एक्स रहेगा उसमें, प्लस हम बोलते हैं कुछ लेमडा वन टाइम्स जी वन एक्स प्लस लेमडा टू टाइम्स जी टू एक्स। और आप मल्टी वेरिएबल बना सकते हो उसका, एक्स को वाई भी कर सकते हो, जो भी कुछ फर्क नहीं आएगा, लेमडा थ्री जी थ्री एक्स एंड सो ऑन। एंड देन आप मैक्सिमाइज करते हो इस एफ को। सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट मैक्सिमाइज डी एफ अपॉन डी एक्स इज टू जीरो। ओके, और यहाँ से आपको जो कंडीशन मिलती है उस पर आप चलते हैं। ओके, तो इसी चीज़ को प्रैक्टिकली हम इसमें देखेंगे जो केस हमारे पास है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है बेसिकली एस, और अदर एस बाई के बी, जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, के बी पोर्शनल फंक्शन है। तो एस बाई के बी क्या है हमारे पास? ऊपर से देखें, एन लॉग एन माइनस हमेशा एन आई लॉग एन आई, एन लॉग सॉरी एन माइनस समेशन एन आई लॉग एन आई। ठीक है, अब ये है मेन फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। गिवन कंस्टेंट हमें जोड़ लें, तो गिवन कंस्टेंट क्या होगा? प्लस लेटस से सम अल्फा। तो ये जो बताना मैं भूल गया, ऊपर जो लैम्डा वन मैंने यूज़ किया था, इन्हें कहते हैं लग्रांज मल्टीप्लायर कोफिशिएंट्स। ओके, दीज आर लग्रांज मल्टीप्लायर कोफिशिएंट्स। यहाँ पे हम लैम्डा की जगह कुछ अल्फा बीटा यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमारे पास दो ही है। तो लेटस से हम यूज़ कर रहे हैं अल्फा वन एंड समेशन ऑफ एन आई माइनस एन। ठीक है, ये ऐड इसलिए भी किया जा सकता है कि अल्टीमेटली ऑल दिस क्वांटिटीज आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसको ऐड करना में कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टीमेटली वो ज़ीरो ही है, लेकिन वो एक गिवन कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इस फॉर्म में रखा है, बिकॉज कैपिटल एन आई इज वुड बी सॉरी समेशन ऑन एन आई वुड बी कैपिटल एंड वुड बी ज़ीरो। ओके, तो दिस इज लाइक ये हमारा जी वन एक्स है, प्लस लेट अस से बीटा एंड एन आई एप्सिलॉन एन आई माइनस ई, ये। ओके, अब हम तैयार हैं मैक्सिमाइज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा वेरिएबल है जिस पर मैक्सिमाइज कर सकते हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है एन आइस। और कोई वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि एप्सिलॉन आइस आपके पास पक्के हैं, ई और एन आपको पता है, सिर्फ एन आई ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिकली मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं एन आइस को। ओके, सो यहाँ पर आपके पास आप फॉर्म करेंगे यहाँ पे
जितने भी ये जो समेशन का जो साइन है, लेटर से ये 1 से लेके सम नंबर लेटर से एन प्राइम तक अगर जाता है, ओके। एन प्राइम क्या है? एन प्राइम बेसिकली है एनर्जी लेवल, जितना एन प्राइम एनर्जी लेवल तक जा रहा है वहाँ तक आपको उतनी इक्वेशंस आप मिल सकती है, क्योंकि ये एन वन है एन टू है, तो आप हर एक के लिए आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो एक जनरल फॉर एन जे हम अगर डिफ्रेंशिएट करें, तो डेल बाय डेल एन जे एस बाई के वी। तो पहला वाला तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? अगर मैं समेशन के अंदर घुसते हैं, तो यहाँ पे देखिए मिलेगा एन आई अपॉन एन आई वन, ओके। तो लॉग वाला डिफ्रेंशिएट हो गया, और अब डेल एन आई बाय डेल एन जे प्लस ये हो गया पहले टर्म का। उसके बाद लॉग एन आई डेल एन आई बाई डेल एन जी, ओके। यहाँ पे समेशन अगेन आई के ऊपर है, प्लस अल्फा वन अगेन सम इस पे हम करेंगे तो ये सो बेसिकली डेल एन आई बाई डेल एन जे, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो ज़ीरो ही होगा, प्लस बीटा अगेन समेशन ऑन आई डेल एन आई बाई डेल एन जे, क्योंकि एप्साइलेंस एन आई पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और ये ई भी नहीं रहेगा सब, बिकॉज ई इज अल्टीमेटली अ कांस्टेंट। अब क्योंकि मैक्सिमाइज करना है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्वांटिटी जीरो की इक्वल होनी चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें, डेल एन आई बाई डेल एन जे आपको बेसिकली डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन देगा, ओके। और क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन, चलो एक स्टेप बचा के क्या ही कर लूँगा। तो डेल्टा आई जे, तो हम प्रॉपरली लिखें इसको, ओके। और साथ में ये टर्म भी अगर हम लिख लें उसके, तो अगेन डेल्टा आई जे लॉग एन आई, करेक्ट, प्लस अल्फा वन समेशन ऑन एन आई डेल्टा आई जे एंड प्लस बीटा आई डेल्टा आई जे एप्सिलॉन आई, ओके। तो क्रॉनिकल डेल्टा की जो प्रॉपर्टी होती है, तो बेसिकली क्रॉनिकल डेल्टा क्या होता है? ये इज इक्वल्स टू जीरो होगा अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे है, और ये वन होगा अगर आई इज इक्वल टू जे। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब ये दोनों सेम हो गए तभी वो सर्वाइव करेगा। तो अगर सम यहाँ पे आई पे है, तो ये अगर आई पे सम है, तो ये सिर्फ आई इक्वल टू जे के लिए ही, तो जहाँ जहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा मिल रहा है, तो वो उन समेशन में वो सिर्फ आई इक्वल टू जे के लिए ही सर्वाइव करेगा, और वो बाकी किसी के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता। ये चीज़ यहाँ से हमें क्लियर होती दिख रही है। तो ये समेशन सिर्फ और सिर्फ एक टर्म पे ही नॉन ज़ीरो रहेगा, बाकी सारे टर्म्स पे ज़ीरो रहेगा। तो जो कि चीज़ें बहुत आसान कर देता है हमारे लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये हमको मिल जाएगा वन, ओके, एंड माइनस लॉग एन जे प्लस अल्फा वन, यहाँ पे अल्फा वन ही रहेगा, क्योंकि ये वाला अगेन वन दे देगा वाली क्वांटिटी आपको, प्लस बीटा एप्सिलॉन जे, अगेन सिर्फ आई इक्वल टू जे के लिए ही ये नॉन जीरो रहेगा। अब अगर आप देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती दिख रही है जिसमें लॉग एन जे है और यहाँ पर एप्सिलॉन जे। तो हमें बेसिकली लॉग एन जे के लिए एक इक्वेशन मिल चुकी है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लॉग एन जे इज इक्वल टू अल्फा वन माइनस वन प्लस बीटा एप्सिलॉन जे, ओके। कहीं कुछ गलती, ओके। तो यहाँ से हम एन जे को लिख सकते हैं सम ए ई पावर बीटा जी, बीटा एप्सिलॉन बेसिकली, ओके। एक इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि बीटा की वैल्यू हम कैसे फिक्स करें कि बीटा यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर बीटा हमें फिक्स नहीं है कि लाइक बीटा बीटा यहाँ पे कुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और बीटा कुड बी लेस देन ज़ीरो, राइट। सो अब यहाँ पर
अगर हमें सही से अंदाज़ा लगाना है, अगर हमें सही से चीज़ करनी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे-जैसे इंट्यूटिवली, तो यहाँ पे अगर इंट्यूशन से चले, फिज़िकल इंट्यूशन क्या बोलता है? फिज़िकल इंट्यूशन ये बोलता है कि आप जैसे-जैसे लेवल में आगे जाएँगे, एज़ यू गो टू हायर लेवल्स, the number of particles should decrease. Okay, so let me continue. तो इंट्यूशन से हम ये देख सकते हैं कि जैसे-जैसे हम लेवल में ऊपर जाएँगे, वैसे-वैसे हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज़ करनी चाहिए पार्टिकल्स की, और उसका रीज़न क्या हम दे सकते हैं, तो उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न हम इस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। लेट अस से, यही जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था अभी गैस कंटेनर वाला, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं और वो इधर-उधर घूम रहे हैं अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी से। तो अगर ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, अगर ये पॉपुलेशन जो है एनर्जी लेवल्स के हिसाब से अगर ये पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं करेगा, तो इसका ये मतलब है कि एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट चली जाएगी। टोटल एनर्जी शुड गो टू इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे टोटल एनर्जी ई कुछ फाइनाइट हम लेके बैठे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस सोल्यूशन में यहाँ पर ये अगर बीटा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव सोल्यूशन फिजिकल सोल्यूशन नहीं है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव बीटा ही फिजिकल सोल्यूशन है। तो नेगेटिव बीटा को डिफाइन करने की बजाय हम बेसिकली इसको कैसे बोल देंगे, एनजे जो है वो समथिंग ए ई टू द पावर माइनस बीटा एक्सेलेंट। अब ये चीज़ सेंस बना, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक्सपोनेंशियली एनर्जी लेवल के हिसाब से आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है। अब ये बीटा क्या है, इस पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं। तो बीटा क्योंकि एक्सपोनेंशियल में है, तो बीटा शुड हैव डायमेंशन ऑफ वन अपॉन एनर्जी, और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी स्केल है हमारे पास, वो है केबीटी। तो एनर्जी स्केल जो है, रफली ही बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी जस्ट, तो एनर्जी स्केल है वो समथिंग केबीटी है। तो इट मेक सेंस कि बीटा जो है वो केबीटी हो। तो ये आर्गुमेंट थोड़ा सा हैंड पे भी लग सकता है, इवन दो ओह सॉरी, बीटा शुड नॉट बी केबीटी, बीटा शुड बी वन अपॉन केबीटी। तो ये आर्गुमेंट थोड़ा सा हैंड पे भी लग सकता है, बट अभी हम थोड़ा सा मान के चलते हैं, फिर बाद में हम ये देख सकते हैं एक और दूसरे तरीके से, मोर रिगरस वे जिसे हम कहते हैं, रिगरस वे से भी देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें। बट लेट मी राइट द एक्सप्रेशन, ए ई पावर माइनस एप्सिलॉन जे बाई के बी टी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में एट कांस्टेंट एनर्जी, ओके, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये बात पे भी एक अलग से डिस्कशन हो सकता है कि कांस्टेंट एनर्जी मतलब क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम क्लेम ये कर सकते हैं, व्हाट हम क्या क्लेम कर सकते हैं, फॉर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि हम कुछ बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक लिमिट। जो भी काम यहाँ पे किया जा रहा है वो थर्मोडायनेमिक लिमिट में है। इन थर्मोडायनेमिक लिमिट कांस्टेंट एनर्जी इज सेम एज कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि थर्मोडायनेमिक अगर एंसेंबल की बात करें, तो हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक लिमिट में माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल और कैनोनिकल एंसेंबल एक ही बात है। जिन्होंने एंसेंबल पढ़ा होगा, उनको एंसेंबल पता होगा, उसके हिसाब से हमें बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बीटा के बारे में कि क्या किसी दूसरे तरीके से भी ये बीटा देखा जा सकता है, मोर रिगरस वे से। ओके, तो जो मेरे दिमाग में आ रही है चीज़, वो कुछ ऐसे है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करें, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक लिमिट में ही आ चुके हैं कम्प्लीटली। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली, अगर आपको इंटरनल
बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो या तो आप उसको हीट दे सकते हैं सिस्टम को, जिसको हम TDS से लिखते हैं, माइनस PdV। ओके। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि हम सिर्फ हीट ही दे रहे हैं और वर्क नहीं कर रहे हैं सिस्टम पे, तो लेट अस से दैट दिस इज जीरो। हमारे यहाँ पे हम वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, वर्क एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा, तो ड्यू इज जस्ट TDS। ओके। नाउ व्हाट इज ड्यू? ड्यू इज बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके। अब हमारे केस में जो केस हमने पकड़ा हुआ है उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली क्या है? ये एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है, दिस इज जस्ट NI/d/εi, oh sorry, NI/εi and d of it, differential of it, this should be equal to TdS। ओके। अब यहाँ से S जरूर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो S जो हम ऊपर से लेके चले हैं, सो डेल बाई डेल एन जे तो हमने निकाला है। ओके, लेट अस सी कि ये क्या आता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा समेशन के अंदर DNI/εi, दिस शुड बी TdS। ओके। अब ये DNI क्या है? तो ये DNI यहाँ से निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। ये एक्सप्रेशन नहीं मानते, लेट अस से हम बीटा की जनरल फॉर्म में ये एक्सप्रेशन मानते हैं। तो DNI इज बेसिकली D ऑफ N, सॉरी, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, और वो ये था कि जब मैंने यहाँ पर जी जब मैंने यहाँ पर ये कंसिडर किया तो G1 नहीं कंसिडर की, G1 टू द पावर N1, G2 टू द पावर N2 जब ही आता है। तो वो आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, G1 टू द पावर N1, G2 टू द पावर N2। तो वो एक असाइनमेंट के जैसा आप ले लो कि लॉग जब आप उसका लोगे तो अल्टीमेटली दैट वुड बी N1 log Gi, और फिर उसके हिसाब से आप करोगे। तो व्हाट आई एम क्लेमिंग इज कि अल्टीमेटली जब आप डीजनरेसीज को कंसीडर करोगे तो सेम डेरिवेशन, सेम स्टेप्स करके आप इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि NJ शुड बी समथिंग समथिंग AGJ e माइनस बीटा चैलेंज। तो ये आप ट्राई कर सकते हो खुद से, दैट इज एंड असाइनमेंट जो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे ओके, सो मे बी आई कंटिन्यू दिस डिस्कशन फ्रॉम देयर। मेरे को थोड़ा ज़रूरी काम है, तो या अगले वीडियो में देखते हैं। बट द अल्टीमेटली हमें फिजिकल आर्गुमेंट से हमें एक्सप्रेशन मिली है बोल्ट्जमैन की, एंड दैट इज AGJ इज माइनस बीटा अच्छा लेते हैं। यहाँ से आप मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और भी बहुत सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं।